तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बिहारी स्कूल पर। दोस्तों बस स्टार्ट हो चुका है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिया था। और आपका हिस्ट्री का मेन जो मुझे लग रहा है, जहाँ तक अभी तक तीसरा चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ज़्यादातर राष्ट्रवादिता पे और राष्ट्रीयता पे ज़्यादातर चैप्टर्स हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, इटली और जर्मनी का एकीकरण वगैरह पढ़ा था, फिर राष्ट्रीयता का विकास वगैरह पढ़ा था, वो सब चीज़ें। अब तीसरा चैप्टर में भी वही वैसा ही कुछ है। अब यहाँ पे बता रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन मतलब राष्ट्रीयता का यहाँ पे हिंद चीन जगह पे, मतलब हिंद चीन जो देश हैं उनमें राष्ट्रवादिता का आंदोलन कैसे चला और राष्ट्रीयता का विकास उन देशों में कैसे हुआ। एक्चुअली इस चीज़ के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि उस समय जो हमारा जो पूरे विश्व का सिनारियो जो चल रहा है, पूरे विश्व का जो परिदृश्य है इसी टाइप से है कि हर जगह क्रांति, जो मैंने पहले भी पढ़ाया आप लोगों को, फ्रांसीसी क्रांति, तो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, और सारी चीज़ें लोकतंत्र वर्सेस साम्यवाद और पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, ऐसे ऐसे करके फिर समाजवाद, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो हिंद चीन जो अपना विश्व में जो विश्व पटल पे जो देश हैं उनमें भी ये पूरी तरह से ये हो चुका है, मतलब फैल चुका है, और राष्ट्रवादिता का विकास अब धीरे धीरे वहाँ पे भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम मतलब कि अपना जो चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसको कुछ अलग तरीके से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। शायद आप लोगों को मैपिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ही, अगर नहीं भी होगा तो आप मोबाइल में एक बार खोल के और एक बार उसको चेक कीजिएगा, बहुत पढ़ने में मज़ा आता है। जब हिस्ट्री या मतलब कोई भी सब्जेक्ट, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपको अगर मैप अगर मालूम है, अगर नक्शा मालूम है आपका विश्व का, चाहे मतलब भारत का, चाहे मतलब पूरे विश्व का आपको नक्शा मालूम है, और सारी चीज़ें भौगोलिक आपको परिदृश्य मालूम, भौगोलिक क्षेत्र मालूम है, तो और इंटरेस्टेड हो जाता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो वैसे ही मैं एक छोटा सा कोशिश है, मेरी छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को हिंद चीन देशों के बारे में बता सकूं, ताकि इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाए और हम लोगों को मज़ा आया पढ़ने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले इंडिया को, अपने भारत, प्यारे भारत को बता दूं। तो भारत का मानचित्र ऐसे ही है कुछ। ऊपर में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर, नीचे में आ जाएगा आपका साउथ इंडिया, केरला, कर्नाटका, ठीक है, और इधर में आ जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र पश्चिम में, और पूर्व में आ जाता है आपका, पूर्व में बिहार वगैरह है, उड़ीसा है, बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन और ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, इसमें क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, फिर सिक्किम, फिर मिजोरम वगैरह सारे राज्य आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये समझने वाले, भारत के नक्शे से बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझने का इसलिए है क्योंकि भारत अगर हम समझ लेते हैं तो भारत के उत्तर में हम लोग देखते हैं चाइना, ठीक है, उससे सटा हुआ हम लोग देखते हैं नेपाल अपना, ठीक है, यहाँ पे सटा हुआ है नेपाल, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग भूटान, ठीक है, और उसके ऊपर देखते हैं चाइना, और चाइना से सटा हुआ हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं बांग्लादेश, अपने देश से सटा हुआ, फिर म्यांमार देखते हैं यहाँ पे, और म्यांमार से नीचे जो हम आज दिखाने जा रहे हैं आपको, और जो हम लोग को पढ़ना है, हिंद चीन का मतलब क्या होता है। हिंद चीन का मतलब अगर मैं बताने जाऊँ तो हिंद चीन का मतलब हो गया आपका लाओस प्लस कंबोडिया, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, कंबोडिया और वियतनाम। अब इन तीनों जगह के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और ये 3 जगह कहाँ पे हैं, तो इंडिया से आप लोग किधर आइएगा, इधर हो जाता है पूर्व, तो पूर्व में म्यांमार, और म्यांमार से सटा हुआ आपको दिखेगा, मैंने यहाँ पे बना रखा है छोटा सा, लाओस, ठीक है, लाओस के बगल नीचे में थाईलैंड आएगा, और थाईलैंड के ही सटे हुए यहाँ पे लाओस आता है, और लाओस के नीचे में, सबसे नीचे में आप बोलेंगे कंबोडिया, ठीक है, और कंबोडिया के जस्ट बगल में आप देखेंगे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, तीनों की सीमाएं देख रहे हैं आप, सटी हुई हैं। तो ये तीनों का आज हम लोग को परिचर्चा करना है, इन तीनों देशों में राष्ट्रीय आंदोलन की परिचर्चा करनी है, और इसलिए मैंने इस चीज़ को दिखाया है कि जो भौगोलिक परिदृश्य है उन लोगों का किन किन देशों से सटा हुआ है, ठीक है, भारत से सटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के बगल में ही है, म्यांमार के बाद ही लाओस है, और लाओस के बाद क्या है, कंबोडिया और वियतनाम, और लेकिन चाइना से सटा हुआ है दोनों, ठीक है, तीनों देश जो है चाइना से करीब करीब सटे हुए हैं, सीमावर्ती देश हैं। और यहाँ पे जो है परिदृश्य जो है 19 हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है 1900 से 1950 के बीच में, क्योंकि इसी के बीच में ना, यही तो समय है जब सारे देश जो है धीरे धीरे सारे देश जो हैं क्या है, आज़ाद हो रहे हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है, यही फेज़ है ना। तो उस समय लेकिन
एक उससे पहले एक फेज चल रहा होता है कि इस चीज़ का आप लोगों को पता है, उसके पहले एक फेज चल रहा होता है किस चीज़ का कि अपना उपनिवेश स्थापित करने का। और सबसे पहले कौन आता है भारत में सबसे पहले कौन आता है, चाहे एशिया में आप बोल लीजिए सबसे पहले कौन आता है, तो वो आते हैं कौन, पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। फिर आएंगे कौन, पुर्तगाली के बाद आएंगे डच, ठीक है। और डच किसको कहते हैं, हॉलैंड के जो निवासी हैं डच कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे कौन, उसके बाद आएगा अपना ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। और उसके बाद आएगा अपना फ्रांस। तो ये क्रम वाइज भी सजाने को आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सबसे पहले कौन है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर ब्रिटेन और फ्रांस। तो यही सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, पूरे एशिया में चल रहा है, जब से मतलब कि वास्को डी गामा कब आते हैं भारत में, 1498 ईस्वी में, और वहाँ से सिलसिला चला आ रहा है। और धीरे धीरे सारे देश क्या चाह रहे हैं कि एशिया में जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, अपने निर्यात को बढ़ा सके, और जो यहाँ से कच्चे माल हैं वहाँ यहाँ से ले जा सके। तो यही एक दौर चल रहा है, सारे देश में कंपटीशन चल रहा है। जो देश हैं, पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और फ्रांस, सारी कंपनियां जो हैं अपनी प्रतिद्वंदिता चल रही हैं, इनमें कंपटीशन चल रहा है। और इसी के संदर्भ में ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पे भी अधिकार करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि ये अधिकार करना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे जो है इन सब चीज़ों से जनता जो है उब रही है, और कुछ नेता सामने उभर कर आएंगे जो कि राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर पूरे चैप्टर के माध्यम से कि पहले वियतनाम, फिर लाओस के बारे में, फिर कंबोडिया के बारे में। मैं इस चैप्टर को 2 भागों में बताऊंगा। ये आप कह सकते हैं ये एक अध्याय 3 का आपका पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वियतनाम का जो है एक आधार रखूंगा आपके सामने कि वियतनाम में किस तरह की चीज़ें घटी, और वियतनाम में किस तरह की चीज़ें घटी, और किस तरह से उसका मतलब कि राष्ट्रवादिता का विकास हो पाया, ठीक है। इस चीज़ को पूरी तरह से हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पार्ट मेरा जो आएगा, पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाओस और कंबोडिया में गृह संकट और उसका मतलब कि उसमें राष्ट्रवादिता आंदोलन, और उसके अलावा वियतनाम में जो एकीकरण हुआ है अमेरिका के द्वारा, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, हमने जान इंट्रोडक्शन ले लिया हिंद चीन का, हिंद चीन जगह कहाँ पे है और हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अगर कोई पूछे तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग, अगर कन्फ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत है। देखिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़िए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इतिहास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लोग रटते हैं लेकिन रटना नहीं चाहिए इसको अगर मैप के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से आप समझ जाइएगा। और मैप के माध्यम से ही मैं ज़्यादातर आज बताने की कोशिश करूँगा आपको कैसे इतिहास पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा कि चीन का प्रभाव मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो चीन का प्रभाव चलिए एक एक करके पढ़ ही लेते हैं, शुरू ही करते हैं। तो अब ये चीन का प्रभाव क्यों लिखा है मैंने और भारत का प्रभाव क्यों लिखा है। अब क्या है कि यहाँ से जो उस समय इंडिया और चाइना से मैंने बोला सीमावर्ती देश है और इंडिया से इधर, तो उसके पहले बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत पुरानी घटनाएं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हुए, ठीक है। मतलब कि भारत को कहा ही जाता है कि सारे धर्मों को समाहित कर लेता है, तो इस्लाम धर्म भी आया, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, सारा कुछ आया, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चाइना का प्रभाव है तोकीन तथा अन्नाम जगह है वहाँ पे वियतनाम में। कहाँ पे, वियतनाम में जो है, वियतनाम में तोकीन और अन्नाम जगह है जहाँ पे कि चाइना का पहले से ही प्रभाव है, ठीक है। अब चाइना का प्रभाव पहले से है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा भारत का प्रभाव किस तरह, सांस्कृतिक प्रभाव है लाओस और कंबोडिया पर। लाओस और कंबोडिया भारत का प्रभाव कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आज भी जीएस में आपके क्वेश्चन चाहे मतलब बोर्ड में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कि कहाँ पे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा अंकोर वाट मंदिर बनाया गया है, तो कंबोडिया में बनाया गया है। चाहे अंकोर वाट मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है, तो 12वीं सदी में बनाई गई है। 12वीं सदी में मतलब 1200 ईस्वी में, ठीक है, 12वीं सदी में बनाई गई है अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि चाइना का
प्रभाव शुरू से वियतनाम पे है और लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव है। अब जो भी आएगा, जो नया देश आएगा और वो प्रभुत्व स्थापित करना चाहेगा, आप समझिए कि लाओस और कंबोडिया पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव है, भारत से अच्छे संबंध है। उसके अलावा वियतनाम पर क्या है, चाइना का प्रभाव है, ठीक है, शुरू से ही उसके तोकिन और अन्नान मतलब कि जगह होगा या शहर होगा या प्रांत होगा, उस पर अच्छा खासा मतलब कि नियंत्रण है, चाइना का प्रभाव है। तो कोई देश अगर अगला आता है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो पुर्तगाली, कोई भी आए और उस पर अधिकार जमाना चाहेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहले से मधुर संबंध है इनके साथ। उसके अलावा हम लोग इसीलिए मैं अगला पॉइंट आपको बताऊंगा कि फ्रांसीसियों का आधिपत्य तथा उद्देश्य। अब फ्रांसीसियों का आधिपत्य और उद्देश्य, अब मैंने इतना कुछ बता दिया तो आप लोग मालूम चल गया होगा कि फ्रांसीसी क्यों, फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे मतलब ब्रिटेनियन हो, वो क्यों मतलब कि इस पे मतलब कि लाओस पे, कंबोडिया, वियतनाम पे क्या मतलब कि अधिकार करना चाहे, आधिपत्य करना चाहेंगे। उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उसका उद्देश्य आप लोग क्लियर हो गया होगा। उद्देश्य यही होगा ना कि उस समय जो कंपटीशन चल रहा है, जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता चल रही है सारे देशों में, ठीक है, वो उस चीज़ के कारण ही फ्रांस जो चाहता है कि लाओस और कंबोडिया और वियतनाम पर क्या हो जाए, उसका कब्जा हो जाए, ठीक है, उसका कब्जा हो जाए, ताकि क्या हो कि यहाँ से उसको लगता था कि अगर वो वियतनाम पे अगर कब्जा कर लेता है, चाहे लाओस और कंबोडिया पे कब्जा कर लेता है, तो यहाँ से ये किस पे कंट्रोल करेगा? चाइना और इंडिया दोनों पर कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि उस समय क्या था कि इंडिया को उपनिवेश बना चुका था ब्रिटेन, ठीक है, उस समय इंडिया का उपनिवेश बना चुका था चाइना, और फ्रांस जो है लास्ट में आया है। तो फ्रांस चाहता है कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पर हम कब्जा कर लेते हैं, चाइना और इंडिया दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और इंडिया से क्या जाता था, ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी, कच्चे माल बाहर जाते थे, चाहे चाइना से, या मतलब कि जो मसाले होते थे, ठीक है, वो जाते थे बाहर में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था इन लोगों को, ठीक है। जब से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, उसके बाद से लालच सभी देशों का बढ़ गया, इंडिया के प्रति या एशिया के प्रति या पूरे चाइना के प्रति, ठीक है, पूरे मतलब कि एशिया के प्रति, इंडिया, चाइना, मतलब किसी भी देश के प्रति, ठीक है। तो इसी में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम भी यही उद्देश्य होता है फ्रांसीसियों का कि उस पर आधिपत्य जमाया जाए और वहाँ का जो व्यापारिक जो नियंत्रण है अपने हाथ में ले लिया जाए। दूसरी चीज़ कि कच्चे माल जो हैं पूरी तरह से क्या हो कि हमारे देश में जाए, फ्रांसीसियों के पास जाए। और तीसरी चीज़ की यहाँ पे क्या हो कि अपना एक मतलब कि एक उपनिवेश स्थापित कर सके, ठीक है। तो यही उद्देश्य है फ्रांसीसियों का। वहीं अब देखेंगे कि फ्रांसीसी अच्छा खासा मतलब आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, वियतनाम पे, लाओस पे, कंबोडिया पे, और उसी का परिणाम होता है वियतनाम पे कि 1931 तक आप देखेंगे कि वियतनाम जो है तीसरा चावल निर्यातक देश हो जाता है। इतना आगे बढ़ा देते हैं जो मतलब कि फ्रांसीसी। अब देखिए, अब कोई भी देश आता है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लॉस ही होता है, क्योंकि आप उस देश के लोगों के स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप उनको ढंग से जीना, उनका शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण। अब चावल का निर्यातक देश बन गया, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों का भला हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो निर्यातक इसलिए बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपजा सकें वो लोग, किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण कर करके, हो सकता है 8 घंटे का वर्किंग आवर होता है तो हो सकता है उनसे 18 घंटे काम करवाया जाता हो, ठीक है, उनसे पशु की तरह काम करवाया जाता हो, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब कि सही दिखता है कि तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया है 1931 तक, लेकिन ये सही नहीं है वियतनाम के लिए, वियतनाम के लोगों के लिए, वियतनाम के लोगों के अधिकार के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, ठीक है। तो इसीलिए फ्रांसीसियों का इतना मतलब कि ये होने के बाद भी, ठीक है, ये वृद्धि देखने के बाद भी राष्ट्रीयता का विकास शुरू होता है। और कब शुरू होता है? 1903 ईस्वी में हम लोग देखेंगे फान बाई चाउ एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा दुई तान होई, ठीक है, दुई तान होई संगठन का निर्माण होता है। और उनके ही द्वारा जो फान बाई चाउ होते हैं, उनके ही द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है, ये इनकी बुक है जो लिखी गई इनके द्वारा, फान बाई चाउ द्वारा। अब इसका मतलब क्या है कि 1903 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। तो 1903 में क्या हुआ है? 1903 में सबसे बड़ी घटना हुई है क्या? 1903 में सबसे बड़ी घटना हुई है, जापान किसको हराता है? जापान रसिया को हरा देता है। जापान एक छोटा सा देश, और वो किसको हरा देता है? रसिया को हरा देता है। तो ये बहुत ही बड़ा संदेश जाता है सारे देशों में, सारे विश्व में जाता है संदेश कि एक छोटा सा देश जो है एक इतने बड़े देश को, क्योंकि ये चाइना है और चाइना के ऊपर आप लोग देखेंगे
आप लोग देखेंगे तो मंगोलिया है यहाँ पे एक छोटा सा वो, और उसके ऊपर इतने बड़े में आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र पे तो रशिया बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो रसिया को हरा देना बहुत बड़ी बात है, और जापान बहुत छोटा, बहुत ही छोटा देश है। तो ये एक संदेश जाता है सारे देश में कि भाई हम भी अपनी मतलब आज़ादी है, चाहे स्वतंत्रता है, चाहे किसी भी देश को हम लोग हरा सकते हैं अगर एकजुट हो जाएं। तो यहीं पे ये स्टार्ट होता है 1903 ईस्वी में फान बाई चाउ द्वारा, दुई तान होई संगठन द्वारा, और उनकी किताब द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, सारे देश की सारी जनता को क्या झकझोर के रख देती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और चीज़ होती है कि फान चू त्रिन है, ठीक है, फान चू त्रिन दूसरे नेता होते हैं जो कि आगे आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। उसके अलावा एक स्पार्क मिलता है, किक मिलता है वहाँ के लोगों को वियतनाम में, ठीक है, कि सन्यात सेन जो है चाइना में, ठीक है, चाइना में इनका प्रभाव बढ़ता है, और चाइना को करीब मतलब कि ये स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है सन्यात सेन का। और वहाँ पे इस आंदोलन से, सन्यात सेन के आंदोलन से बहुत बड़ा मतलब कि व्यापक प्रभाव पड़ता है वियतनाम पे, ठीक है, क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, सटा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो वियतनाम पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं यहाँ पे वियतनाम के लोग। ठीक है, और उसके बाद छात्रों द्वारा जो है, स्टूडेंट्स द्वारा, मतलब कि युवाओं द्वारा, छात्रों द्वारा वियतनाम कुआन फूक होई, मतलब वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन जो होता है इसका गठन होता है। ठीक है, और आंदोलन जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर चलने लगता है। ठीक है, तब यहाँ पे जो राष्ट्रवादिता का है एक समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं 1903 से स्टार्ट होती है, और 1903 से स्टार्ट होकर अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही हैं, और इसी बीच में होगा आपको, आप देखेंगे इसी बीच में अब आ जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद चीज़ें चलती रहेंगी, उसके बाद आगे भी बढ़ता रहेगा आपका आंदोलन, और धीरे धीरे ये चीज़ें और पूरे वियतनाम में बढ़ जाएंगे, और वियतनाम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा। अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो यही चीज़ है, यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद छात्रों द्वारा वियतनाम कुआन फूक होई, ठीक है, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन जिसको हिंदी में कह सकते हैं, इसका गठन हुआ, और उसका पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है, पहला अधिवेशन कैंटन में होता है। ठीक है, कैंटन में होता है इसका अधिवेशन, और यहाँ पे लगता है कि वियतनाम कहीं ना कहीं अपना स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहता है, यहाँ पे लगता है। लेकिन फ्रांसीसियों का तो विचार अलग होता है। फ्रांसीसियों का विचार तो हमेशा से रहा है कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, चाहे मतलब वियतनाम पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, और चाइना और इंडिया के सारे जो व्यापारिक जो आधिपत्य हैं अपने हाथों में आ जाए। ठीक है, चाइना और इंडिया पर अपना आधिपत्य हो जाए, मतलब कि कंपटीशन चल रहा है। तो फ्रांसीसियों द्वारा दमन किया ही जाएगा, और फ्रांसीसियों द्वारा दमन कर दिया जाता है। और ये जो आंदोलन है छात्रों द्वारा, जो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन के द्वारा ये जो आंदोलन है उसको चलने नहीं दिया जाता है, आगे बढ़ने दिया जाता है, और उसको दबा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब चीज़ें समझ में आ जाती है। 1903 में स्टार्ट होता है, और इसके बीच में ये सब चीज़ें जो छात्रों द्वारा एसोसिएशन बनता है, इस बीच में समझ में आ जाता है फ्रांसीसी सरकार को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं वियतनाम के लोगों में राष्ट्रीयता का जो भावना है, राष्ट्रीयता की जो भावना है उसमें विकास हो रहा है, और लोग कहीं ना कहीं उपद्रवी और मतलब कि कहीं ना कहीं विरोधी हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस चीज़ को दबाने के लिए क्या किया जाता है, जैसा कि इंडिया में किया जाता है कि जब जब विरोध होता था तब एक अधिनियम ला दिया जाता था, और एक मतलब कि लॉलीपॉप जो कहते हैं वो दे दिया जाता था इंडिया को। ठीक है, और इंडिया भी शांत हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी विकास हुआ, और उसी दौर में वियतनाम भी उसी दौर का है, और वियतनाम में भी उसी दौर में आज़ादी का संघर्ष चल रहा है। और उसी समय क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 18 के बीच में, ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। और वहीं पे फ्रांस एक चाल चलता है कि थोड़ी सी ढिलाई देता है, किसको, वियतनाम के लोगों को। वियतनाम के लोगों को ढिलाई देने का मतलब है कि उनको थोड़ी सी आज़ादी देता है, उनको थोड़ी सी मतलब कि जो उनके अधिकार होते हैं उसको अपना मतलब कि एक तरह से उनको प्रदान करता है, उनके हाथों में शासन देता है थोड़ा सा, फिर किसानों को थोड़ी से मतलब कि रियायत देता है। ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ढिलाई देता है, मतलब लॉलीपॉप देने की कोशिश करता है, जैसे कि इंडिया में अंग्रेजों द्वारा दिया जाता था। तो फ्रांस द्वारा भी वियतनाम में इस तरह की चीज़ें की जाती। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ठीक
ठीक है। अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर प्रथम विश्व युद्ध में आप देखते ही हैं कि जापान, मैंने 1903 में ही बताया कि जापान द्वारा रशिया को हरा दिया गया है। और विश्व युद्ध में भी प्रथम विश्व युद्ध में भी देखा जा रहा है कि सारे देश अपने अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में लगे हुए हैं। तो 1917 ईस्वी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हो चिन मिन, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम बहुत बहुत बड़ा नाम है। ये वियतनाम के मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन में, जिस तरह से हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं सबसे बड़े नेता के रूप में, तो हो चिन मिन का बहुत ही बड़ा रोल है वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में और उसको अधिकार मतलब कि उसको आज़ाद कराने में, ठीक है। तो 1917 ईस्वी में हो चिन मिन क्या करते हैं कि वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन करते हैं। वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन करके और इस आंदोलन को जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, फान बाई चाउ द्वारा, इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर इसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचाते हैं और लोगों में एक भावना लाते हैं राष्ट्रीयता का। इसी तरह चलते रहता है। 20 सालों तक ये चलता रहता है और 20 सालों तक दमन करती रहती है बार बार फ्रांसीसी सरकार। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है आपका 1939 से 1945 तक। अब 1939 से 1945 तक में क्या होता है, फिर से जो जर्मनी है एक छोटा सा देश, और जर्मनी जो है नाको चने किसके चबाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा लिंक है। ये वियतनाम का सिर्फ युद्ध नहीं है। अब वियतनाम क्यों आज़ाद हो जाए, इसके पीछे कारण है कि फ्रांस को हराता है कौन, फ्रांस को हरा देता है जर्मनी। और जर्मनी जो फ्रांस पर अटैक कर देता है, बहुत बड़ी संख्या में नरहत्या करता है। और मतलब हिटलर एक जर्मनी जो है पूरे फ्रांस के नाक में मतलब कि दम कर देता है, और ब्रिटेन के भी, ठीक है। तो यहां से भी एक स्पार्क मिलता है हो चिन मिन को कि चलिए अब समय आ गया है। अब जापान चाहेगा, क्योंकि जापान वहां पे चाहेगा कि हम भी वियतनाम पे, क्योंकि अब सब युद्ध करते करते क्या हुआ है, जापान यहां तक पहुंच गया है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया तक पहुंच गया है। सब जगह युद्ध करते करते जापान यहां तक पहुंच गया है, यहां तक अटैक कर चुका है। अंडमान निकोबार, इंडिया के अंडमान निकोबार तक भी पहुंच गया था, मतलब कि उसने अधिपत्य, मतलब कि वहां पर अधिकार जमा लिए थे जापान ने। तो एक जापान का एक अपना एक स्वार्थ आ गया यहाँ पे, और फ्रांसीसी तो इनकी हालत खराब थी ही। तब यहीं पे हो चिन मिन को क्या लगता है कि हम दोनों लोगों से युद्ध कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जापानीज को मारते हैं तो लगेगा उनको कि फ्रांसीसी मार रहे हैं, और फ्रांसीसी अगर आप अगर फ्रांसीसी को मारते हैं तो उनको लगेगा कि वो जापानी को मार रहे हैं, और जापानी को मारेंगे तो लगेगा कि फ्रांसीसी मार रहे हैं। तो आप दोनों का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। और हो चिन मिन यही करते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ी क्षति पहुँचाते हैं, दोनों देशों को पहुँचाते हैं, ठीक है। दोनों देशों को बहुत बड़ी क्षति पहुँचाते हैं उनके सैनिक को, और स्पष्ट विद्रोह का एक मतलब बिगुल बजा देते हैं कि हम लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए हैं। उसके बाद उनके द्वारा 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्रता घोषणा। अब 2 सितंबर 1945 जानते ही हैं, अगस्त में क्या होता है, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या होता है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका जाता है। और उसके बाद 1 महीने बाद करीब 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्रता की घोषणा होती है, किसके द्वारा, वियतनाम द्वारा। अब यहाँ पे क्या है स्थिति, अब यहाँ पे स्थिति है कि सारे देश जो है अस्त हो गए हैं। यहाँ पे क्या है कि मतलब कि जो भी देश इंटरेस्टेड थे वियतनाम में, वो सब त्रस्त हो चुके हैं, जो चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जापान हो, सारे त्रस्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कि एक नायक कह सकते हैं, या मतलब विलेन है, जो कि अभी भी एक्टिव है, वो है यूएसए, ठीक है। वो मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो अभी नहीं पढ़ना है। अभी इसके बाद तो लाओस और कंबोडिया का गृह संकट पढ़ना है, उसके बाद उसको पढ़ना है एकीकरण में अमेरिका का क्या योगदान होता है और अमेरिका का क्या सक्रिय सहभागिता रहती है। तो उस चीज़ को मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्रता घोषणा हो जाती है, और यहाँ पे फ्रांस को लगता है कि यहाँ पे मैं फिर भी, लेकिन फ्रांस का ये देखिए, फ्रांस की मतलब कि जिद देखिए कि यहाँ पे अभी भी सोचता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लॉलीपॉप खिलाता हूँ और क्या कर देता हूँ, वियतनाम को फिर से अपने अंदर रखता हूँ। तो हनोई समझौता करता है, हनोई समझौता, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि हनोई समझौता किसके बीच में, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुई है, ठीक है। कब हुई है, तो 1946 में हुई है। और क्यों, मतलब इसमें क्या था कि इसमें यही था कि फ्रांस बोलता है कि जितने भी देश हैं, मतलब हिंद चीन जो देश हैं, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम है, वो एक तरह से फ्रांस के उपनिवेश रहेंगे, अपने आज़ादी से काम करें, लेकिन एक जो टैग होता है वो क्या रहेगा, फ्रांसीसियों का रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे फिर बढ़ने लगती हैं। फिर कुछ साल बाद इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने, तो 1950 में क्या होता है कि 1950 में सारी चीज़ें जो होती हैं, हनोई समझौता जो है, 4 साल बाद ये हनोई समझौता क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये मानती नहीं है वियतनाम, मतलब हो चिन मिन नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं
नहीं चलेगा। उसके बाद क्या होता है कि यूएसए का अब जो है रोल स्टार्ट होता है यहाँ से, जो मैं सेकंड उसमें पढ़ाऊंगा। और यूएसए का जेनेवा समझौता है 1954 में वियतनाम के साथ, और यहाँ पे एक तरह से मतलब कि शांति स्थापित करने की कोशिश करता है यूएसए, और बोलता है कि चलिए हम आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब एक चीज़ चल रही है, शीत युद्ध का दौर चल रहा है, और रसिया और यूएसए क्या है, एक तरफ से मतलब कि एक दूसरे के विरोध हैं। तो रसिया जो है अब जो मतलब कि जो फ्रांस की चीज़ें थी चाहे जापान की चीज़ें थी वो रसिया को मिल गई है, मतलब कि उत्तरी वियतनाम जो है मिल गया है किसको, फ्रांस मतलब कि रसिया को, और दक्षिणी वियतनाम जो है वो मिल गया है किसको, यूएसए को। ठीक है, जेनेवा समझौता के द्वारा। अब यहीं से स्टार्ट होता है एक दूसरा युद्ध, मतलब रसिया और यूएसए की हस्तक्षेप की वियतनाम में। तो इस चीज़ को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे अगले पार्ट में लाओस और कंबोडिया के गृह संकट, और लाओस और कंबोडिया में किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन चला है। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लेंगे। लेकिन इस पार्ट को आपने बहुत अच्छे समझा होगा, और मैंने सारी चीज़ें जो है वियतनाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दी है। ठीक है, धन्यवाद।